ओके क्लास, तो चंद राजवंश की ये अगली वीडियो है। मैंने सोचा था कि पूरी वीडियो एक ही बनाऊंगा, लेकिन वो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए 30 मिनट की वो वीडियो बन गई है। और लगभग 30 मिनट के आसपास शायद ये भी चली जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम चंद डायनेस्टी को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा इसको यहाँ पे देख लेंगे। चंद के बाद जो है यहाँ पे दिलीप चंद आते हैं। दिलीप चंद 1621 से 1624 जो इनका कार्यकाल रहता है, लगभग 3 साल के आसपास। तो ये जो है क्षय रोग, जिसको हम इंग्लिश में टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से इनकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है। विजय चंद आते हैं 1624 से 1625। अब इनके केस में भी क्या है, बहुत छोटा कार्यकाल है इनका, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके समय में हुई हैं। जैसे कि विजय चंद ने आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के किसी बड़गुजर की पुत्री से विवाह किया था। और जो बड़गुजर समाज था वो जो है चंद डायनेस्टी में जो है मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं था। और इस वजह से इस जो चंद डायनेस्टी में इनका जो परिवार था उसमें काफी ज्यादा अशांति जो है छा गई थी। जो इनकी राज्य की जो सत्ता थी वो त्रिमूर्ति सुखराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट के हाथ में थी। और ये जनता पे काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। सुखराम कार्की जो है ना विजय चंद की हत्या कर देता है। और लक्ष्मी चंद के पुत्र जो होते हैं कुंवर गुसाई, ठीक है, तो इनका जो है ना विरोध किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या किया कि उनकी आंखें निकलवा दी। इसलिए अंधे नीला गुसाई के पुत्र जो होते हैं बाद में बाज बहादुर चंद वो कहलाते हैं। मतलब मल्ला महल का दरवाजा भी विजय चंद ने जो है बनाया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं त्रिमल चंद 1625 से 1638। तो गड्यूड़ा ताम्रपत्र में इसे महाराज कुमार कहा गया था। ठीक है, युवराज इनको जो है दूसरी भाषा में कहते हैं। जो गढ़वाल के राजा श्याम शाह थे उनकी मदद से जो है त्रिमल चंद मेहरा जो कुमाऊं की राजगद्दी पे ये बैठ गए थे। त्रिमल चंद ने गद्दी पर बैठते ही सुखाराम कार्की को मरवा दिया था और विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी। और उनकी जमीन और संपत्ति अपने गुरु श्री माधव पंडित को सौंप दी थी। पीरू गुसाई ने प्रयाग जाकर आत्महत्या कर ली थी। खशो ने एक विद्रोह किया था छखाता ध्यानीरों में ठीक है, लेकिन त्रिमल चंद ने जो है वहां पे गया और शांति वगैरह कर ली थी। और थोड़ा बहुत मतलब जो भी विरोध हुआ था तो उससे वो विद्रोह जो है दमन हो गया था उस विद्रोह का। ठीक है। और ये जो त्रिमल चंद हैं ये इकलौते ऐसे शासक रहे हैं जिनके पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है। चंदों में छोटे राजकुमार को लल्ला या गुसाई कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है। बाज बहादुर चंद आते हैं। ठीक है, 1638 से 1678। जो है बाज बहादुर चंद शाहजहां के समकालीन थे और गद्दी पर बैठते ही ये जो है ना दिल्ली गए शाहजहां के पास। और इन्होंने उनको काफी भेंटें दी, जैसे कस्तूरी, गजगा, घोड़ा, सोने चांदी के बर्तन इत्यादि। ठीक है। नौलखिया माल और 84 माल जो दो जगह थी ये तराई क्षेत्र में, तो वहां पे जो है ना शाहजहां के जो अधिकारी थे राजपूत थे उनका वहां पे जो है ना अधिकार हो रखा था। ठीक है। तो उन्हें ये डर था कि कहीं वो यहाँ ऊपर ना आ जाए कुमाऊं की साइड और वहां उनके क्षेत्र पे अधिकार कर लें। 84 कोष के लंबे भूभाग से चंद राजाओं को लगभग 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। वैसे हाथ से निकालना जाने की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो गई थी। ठीक है। तो ये जब उनसे छीन ली गई थी तो तब वो अर्थव्यवस्था जो है ठप हो गई थी। अरे 9 लखिया माल और 84 माल, तो ये इसी जगह की बात करेगी। यहाँ से इनको 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी। शाहजहां ने इसे 9 लखिया माल और 84 माल की जागीर जो है दान में दे दी थी। ठीक। इस कार्य में बाज बहादुर की मदद मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां ने की। और बाज बहादुर चंद का वास्तविक नाम बाज गुसाई था। इसके द्वारा पंवार राज्य पर आक्रमण किया गया और तथा विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति को ये ले आया, जिसे इसने अल्मोड़ा में स्थापित किया था। ठीक है। भोटिया और हुणों की सिरतीनामा कर चुकाने के लिए इन्होंने बाध्य किया था। बाज बहादुर चंद ने जो है ना थल में एक हथिया दीवाल बनाया था। ठीक है। बना एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान इसकी बनावट थी। ठीक है। और जो बाज बहादुर चंद है उसका जो समय के उसी के समय में जो है डोडी यानी कि नेपाल का जो राजा था उसका नाम था देवपाल। ठीक है। बाज बहादुर ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीला पर हमला कर दिया था तथा कत्यूरों का वहां से गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया था। ठीक। कत्यूरी राजकुमारों ने गढ़वाल की पूरी भागों में लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। और तब भूप सिंह गोला रावत थोगदार की पुत्री और तिलू रौतेली को इन्हें गढ़वाल से खदेड़ने के लिए हथियार उठाने पड़े थे। तिलू रौतेली को आर्क ऑफ जोन तथा गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। पहले भूप सिंह गोला रावत ने अपने पुत्रों भक्तों व पथरवा के साथ इन उत्पत्तियों का प्रतिरोध किया, किंतु जब वे पुत्र इसके साथ लड़ाई में मारे गए तो वीरांगना तिलू रौतेली ने समस्त गढ़वाल की जातियों नेगी, असवाल, सजवान, रावत को इकट्ठा कर एक फौज तैयार की थी तथा कत्यूरों पर हमला कर दिया और उन्हें भगा दिया। तिलू ने 15 वर्ष से 22 वर्ष की उम्र में 7 युद्ध लड़े थे और तिलू ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ना शुरू किया था। ठीक। थकी हारी तिलु रौतेली बीरो खाल में पूरी नैयार नदी में नहा रही थी। तभी एक शत्रु
रजवार ने पीछे से वार कर उस तलवार से उसकी गर्दन काट दी थी। ठीक है। तिल्लू का जन्म 8 अगस्त 1661 को गुराड़ गांव पौड़ी में हुआ था। ठीक है। तिल्लू के बचपन का नाम तिलोत्तमा था और तिल्लू की माँ का नाम मैना देवी था। तिल्लू की घोड़ी का नाम बिंदुली था। तिल्लू रौतेली की सहेलियों का नाम बिल्लू व देवली था। तिल्लू रौतेली की मूर्ति बीरोखाल पौड़ी में स्थापित की गई है। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को साहसिक कार्य के लिए तिल्लू रौतेली पुरस्कार 2006 से दिया जाता है। 1,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। नाम पर 1 अप्रैल 2014 से दिव्यांग महिलाओं के लिए तिल्लू रौतेली पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें 800 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। पेंशन 18 से 60 वर्ष की दिव्यांग महिलाओं को प्रदान की जाती है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक। इसने 1670 में तिब्बत अभियान किया व मानसरोवर यात्रा में बाधा डालने वाली हूण जनजातियों को हराया था। तब के किले पर अधिकार कर लिया था। इसके द्वारा 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान की गई थी। इसने 1674 में व्यास घाटी को चंद राज्यों में मिलाया था। ठीक है। सुलेमान शिको पहले बाज बहादुर के दरबार में आया था और औरंगजेब से दोस्ती होने के कारण इसने उन्हें पनाह नहीं दी थी। ठीक है। बाज बहादुर चंद ने अपने 2 राजदूत पर्वत सिंह गुसाई व विश्वरूप पांडे राजगुरु को दिल्ली में औरंगजेब के पास भेजा था। उधम सिंह नगर का बाजपुर शहर 1664 बाज बहादुर चंद ने बसाया था। बाज बहादुर चंद ने तराई में शासन की सुविधा के लिए इसे पट्टियों व ग्रामों में विभाजित किया था, विभक्त किया था। ठीक। बाज बहादुर चंद के अंतिम दिनों के बारे में प्रचलित कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 89। इससे अनुमान होता है कि वृद्धावस्था में उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी। अनंत देव ने बाज बहादुर के संरक्षण में स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। बाज बहादुर स्वयं को भगवान नारायण का स्वरूप मानता था। बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप सजाया और नए पद सृजित किए थे, जैसे पनेरू पानी भरने वाला, फुलेरिया फल लगाने वाला। ठीक है। हर बोला सुबह हर हर की आवाज़ कर राज परिवार को जगाना, मठपाल मंदिरों की रक्षा करने वाला। बाज बहादुर चंद ने कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाज बहादुर ने भीमताल में भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था और पीनाथ महादेव मंदिर की स्थापना कौसानी में की थी। अनंत देव ने बाज बहादुर चंद को उदास, बुरा या अन्यायी राजा कहा है। काशीपुर का संस्थापक जो है काशीनाथ अधिकारी बाज बहादुर चंद का कर्मचारी था और कुमाऊं का बलवन बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। ठीक। इसके बाद आते हैं उद्योग चंद। ठीक है। जो 1678 से 1698 तक शासन करते हैं। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उद्योग चंद जो है गद्दी पर बैठता है। उद्योग चंद का एक ताम्र पत्र मिलता है बरम मुवानी पिथौरागढ़ से। ठीक है। उद्योग चंद द्वारा उद्योग चंद्रेश्वर, पर्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी का मंदिर, विष्णु मंदिर, शुक्रेश्वर महादेव मंदिर तथा सोमेश्वर महादेव आदि मंदिर बनवाए गए थे। ठीक। उद्योग चंद द्वारा कोटा भाबर जो तराई क्षेत्र काशीपुर का है उसमें आम के बगीचे लगवाए गए थे। सत्तासीन होते ही उद्योग चंद ने पंवार राज्य के बदाणगढ़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। ठीक है। 1678 में पंवार राज्य के बदाणगढ़ पर अधिकार कर लिया था। युद्ध में इसके प्रसिद्ध सेनापति मैसी साहू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1679 में उद्योग चंद ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर चांदपुर गढ़ को जीत लिया था। युद्ध गढ़ नरेश फतेहपति शाह व डोडी के नरेश देवपाल ने संधि कर रखी थी। फलतः इन्होंने 1680 में पूर्व पश्चिम में उद्योग चंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ठीक। उद्योग चंद ने दोनों राजाओं का मुकाबला कर उन्हें अपनी सीमा से खदेड़ दिया और चौकसी के लिए ब्रह्मदेव, द्वाराहाट, चंपावत और सौर क्षेत्र में छावनियां स्थापित की। दूनागिरी दोनों राजाओं को जीतने के बाद 1682 में प्रयागराज के रघुनाथ घाट में स्नान किया। उसकी इस अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवपाल ने पुनः काली कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। अतः उद्योग चंद देवपाल को सबक सिखाने के लिए चंपावत की ओर चला। उद्योग चंद के आगमन की खबर सुन देवपाल अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ की ओर भाग खड़ा हुआ और उद्योग चंद ने अजमेरगढ़ में लूटपाट की। देवपाल यहाँ से भी भाग निकला। ठीक है। इसने वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया। चंद राजाओं में भारती चंद के बाद यही वो राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर 1683 में अधिकार कर लिया था। ठीक है। इस सैनिक अभियान में उद्योग चंद का सेनापति हिरू देवबा मारा गया था। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में भी बद्रीनाथ का एक मंदिर स्थापित किया था। इसने बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक।
देवस्थल के चौपाट, नकुलेश्वर, कासनी, मरसोली आदि के मंदिर चंद शैली पर इन्हीं राजाओं ने बनवाए थे। ज्ञानचंद ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए 1704 में डोडी पर आक्रमण किया। यह युद्ध भावर में लड़ा गया। इसमें डोडी नरेश तो भाग गया, किंतु कुमाऊं की सेना मलेरिया ग्रस्त हो गई थी। डोडी अभियान के दौरान उद्योग चंद व ज्ञानचंद ने सौर व सीरा में भी अनेक मंदिर बनवाए थे। बनाए गए मंदिरों को देवल या दयोल कहा जाता था। इसके बाद आते हैं जगत चंद 1708 से 1720। जगत ज्ञानचंद के बाद जगत चंद गद्दी पर बैठते हैं। तराई भावर से 9 लाख रुपए की आय इस समय होती थी। यह मात्र 12 वर्ष तक शासन करते हैं। बहुत मिलनसार थे, जिससे जनता इसके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। विद्वानों ने इसे काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा था, मतलब इनके समय को। इसने सबसे पहले 1709 में गणराज्य के लोहाबागड़ तथा बदानगढ़ पर सफल आक्रमण किया। इसके बाद इसने श्रीनगर की ओर रुख किया और श्रीनगर को भी जीत लिया। गढ़नरेश फतेहपति शाह परास्त हुए और देहरादून की ओर भाग निकले। जगत चंद गढ़वाल से काफ़ी धन लूट कर आया तो उसने गरीबों को बांट दिया। कुछ धन दिल्ली मुगल राजा मोहम्मद शाह के दरबार में भी भेजा। जगत चंद ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास बहुमूल्य भेंटें भेजी थी। इसने जुआरियों पर भी कर लगाया था, जिसे जुआ की वांझ कहा जाता था। जगत चंद का काल सभी चंद राजाओं में सर्वाधिक उत्कृष्ट काल था। जगत चंद की मृत्यु चेचक से हुई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जगत चंद की मृत्यु शीतला देवी के प्रकोप से हुई थी। शीतला देवी को चेचक की देवी कहा जाता है। श्री सूर सिंह एड़ी जगत चंद के दरबार में बख्शी अर्थात सेनापति के पद पर थे। जगत चंद ने 1000 गायें दान कहते हैं। जगत चंद के समय जगत चंद्रिका व टीका दुर्गा की नामक 2 ग्रंथ लिखे गए थे। फिर आते हैं देवी सिंह 1720 से 1726। उसका पुत्र देवीचंद गद्दी पर बैठता है। परम ताम्रपत्र में देवीचंद को महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई तथा झंझार ताम्रपत्र में महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई ज्यों कहा गया है। देवीचंद को विरासत में अपार धन संपदा मिली थी। कहा जाता है कि इसने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह में अपना राजकोष चाटुकारों को दक्षिणा देने में व्यय कर दिया। इसलिए इसे चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। किशन ने कहा था, देवीचंद ने लक्ष्य होम व कोटि होम नामक यज्ञ किए थे। 1723 ईस्वी में देवीचंद व गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के बीच 2 युद्ध लड़े गए। इसका पहला युद्ध रणचोला का युद्ध, जिसमें गढ़वाली सेना हार जाती है, और दूसरा युद्ध गड़ाई गंगोली का युद्ध, जिसमें गढ़वाली सेना जीत जाती है। गैंडा बिस्ट या मणिकमल, जिसका पुत्र पूर्णमल हुआ, के कहने पर देवीचंद कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने निकला। देवीचंद ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया व खूब धन बर्बाद किया। इस कारण एडकिंसन व रुद्रदत्त पंत ने इसे पागल शासक व कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। देवीचंद की हत्या गैंडा बिस्ट, पूर्णमल व रणजीत पतौलिया द्वारा की गई। देवीचंद ने भी 1000 गायों का दान किया था। अजीत चंद 1726 से 1729। अजीत चंद के समय पूर्णमल व उसके पिता मणिक चंद गैंडा बिस्ट ने खुलकर मनमानी की। इसलिए कुमाऊं के इतिहास में अजीत चंद का शासन गैंडा गद्दी के नाम से जाना जाता है। अजीत नरपत सिंह कठेड़िया के पुत्र थे। रोहिला खंड क्षेत्र में पीपली के राजा नरपत सिंह कठेड़िया के साथ ज्ञानचंद की लड़की का विवाह हुआ था। नरपत सिंह कठेड़िया का पुत्र अजीत सिंह अजीत चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। अजीत चंद की हत्या पूर्णमल और उसके पिता मानिक चंद ने की थी। कल्याण चंद चतुर्थ, जो 1729 से 1747 तक रहे। कल्याण चंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ। कुमाऊं से हिम्मत सिंह रोहिला सरदार मोहम्मद अली खां के पास शरण लेने गया, लेकिन कल्याण चंद ने इसे मरवा दिया। 1743 से 44 ईस्वी में रोहिलखंड के सरदार अली मोहम्मद खां ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तथा इसी के समय 1744 अवध के नवाब मसूर अली खां ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर उसके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। कल्याण चंद भागकर गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के पास चला गया। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की सहायता के लिए गढ़वाल की सेना भेजी। तत्पश्चात रोहिल और कल्याण चंद के दूनागिरी का युद्ध होता है, जिसमें रोहिले जीत जाते हैं और 3 लाख रुपए की मांग करते हैं। कुमाऊं गढ़वाल की सेना पहली बार दूनागिरी के युद्ध में मिलकर लड़ी थी। रोहिलों ने अल्मोड़ा को जीत कर वहां भयंकर तांडव मचाया था। कल्याण चंद पारिवारिक कलह के चलते नेपाल भाग गए, जिसके बाद में अनूप सिंह तड़ागी कुमाऊं
लाया व इसका राजा बना। 1745 में रोहिले नजीब खां के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण करते हैं, लेकिन इस बार हार जाते हैं। कल्याण चंद का दीवान शिवदेव जोशी था। कल्याण चंद ने अपने अंतिम समय में शिवदेव जोशी को अपना पुत्र दीपचंद को सौंपकर कहा कि अगला राजा मेरे पुत्र को ही बनाना। शिवदेव जोशी ने ऐसा ही किया और स्वयं दीपचंद का संरक्षक बन गया। इसी कारण रुद्रपंत ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा है। कल्याण चंद चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। कल्याण चंद चतुर्थ ने चौमहल बनाया था। प्रदीप शाह ने अपने 2 वकील श्री बंधु मित्र व लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद के दरबार में भेजा था। उसके बाद आते हैं दीपचंद 1748 से 1777। राजा दीपचंद के अवयस्क होने के कारण राज्य की पूरी शक्ति शिवदेव जोशी के हाथ में थी। शिवदेव जोशी उसका संरक्षक था। शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां रुद्रदत्त पंत ने कहा। शिवदेव जोशी की मृत्यु काशीपुर में हुई थी। शिवदेव जोशी की मृत्यु के बाद दीपचंद हर्षदेव जोशी को दीवान बनाना चाहते थे। दीपचंद की प्रिय रानी श्रृंगार मजरी थी, जिसका प्रेमी परमानंद बिष्ट था। श्रृंगार मजरी अपने रिश्तेदार मोहन सिंह रौतेला को दीवान बनाना चाहती थी। मोहन सिंह रौतेला ने बड़ी चालाकी से हर्षदेव जोशी के भाई जयकृष्ण जोशी को मरवा दिया और हर्षदेव जोशी व राजा दीपचंद को भी कैद कर दिया। 1777 ईस्वी के अंत में राजा दीपचंद और उनके 2 पुत्रों को सिराकोट के किले में मार दिया गया। नोट: दीपचंद को कुमाऊं का शाहजहां कहा जाता है। इसके शासनकाल में बड़े युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए, जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764। पानीपत के तृतीय युद्ध में चंद सेना ने रुहेलखंड के सेनापति हाफिज रहमत खां के साथ मिलकर अफगानों का साथ दिया था। इसमें चंद सेना का नेतृत्व सेनापति हरिराम व उपसेनापति बीरबल नेगी ने किया था। हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल में दीपचंद को गूंगा शासक कहा है। इसके बाद आते हैं मोहनचंद 1777 से 79। 1779 में ललित शाह व मोहनचंद के बीच बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, जिसमें ललित शाह जीत गए और मोहनचंद हारकर भाग जाते हैं। इसके बाद प्रद्युम्न चंद हैं 1789 से 86। प्रद्युम्न चंद एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर अधिकार किया था। ललित शाह ने हर्षदेव जोशी की सलाह पर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं का शासक घोषित किया। 1779 के पश्चात कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया था। मोहनचंद 1786 से 88। मोहनचंद प्रद्युम्न शाह ने कई युद्ध लड़े थे। 1786 में मोहनचंद ने गद्दी पाने का पुनः प्रयास किया तथा पाली ग्राम नैथनागढ़ी के युद्ध में विजय हुआ। हर्षदेव जोशी भागकर श्रीनगर चले गया। 1788 में हर्षदेव जोशी ने मोहन सिंह व उसके बेटे किशन सिंह की हत्या कर दी। 2 बार कुमाऊं गद्दी पर बैठने वाला शासक मोहनचंद था। शिवचंद 1788। 1788 में हर्षदेव जोशी ने शिवचंद को राजा बनाया। मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने शिवचंद पर आक्रमण किया और शिवचंद हार गया। हरदेव जोशी गढ़वाल चले गए। इसके बाद लाल सिंह ने अपने भाई मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को शासक बनाया। महेंद्र चंद 1788-90। महेंद्र चंद के समय गोरखा नरेश रण बहादुर की सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। 1790 में हवाला बगड़ अल्मोड़ा युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हुए। इस प्रकार चंद वंश अंत हो गया और गोरखा शासन स्थापित हो गया। 1815 ईस्वी तक कुमाऊं व गढ़वाल दोनों पर गोरखा शासन रहा और गोरखाओं को कुमाऊं आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी देता है। तो ये थे दोस्तों चंद वंश के जो 62 राजा थे, उनमें से जो मुख्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट जिनके कुछ फैक्टर थे वो मैंने इन वीडियोस में कवर कर लिए हैं। 2 वीडियोस बन गई चंद डायनेस्टी की पूरी। ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कवर नहीं की हैं और धीरे धीरे हम उनको कवर करेंगे। अभी शुरुआत है, ठीक है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना आपकी राय को, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिए हैं, बस जो डेटा सामने था मैंने उसको यहाँ पे डाला है। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा और जटिल होती जाएंगी, क्योंकि अब मैं इन 2 वीडियोस के बेस पे ही हमने इन वीडियोस में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया है, जो मैंने शुरू में बोला था, उन पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो बनाऊंगा और इस वीडियोस बनाऊंगा, इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ इन 2 वीडियोस में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी हैं। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।